सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इतिहास पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक पर आज हम जी के एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, वो रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर, बंगाल विभाजन पर, मुस्लिम लीग पर, रॉलेक्ट एक्ट पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो इन सब टॉपिक पर आज हम ऐसे टोटल 150 जी के एमसीक्यू स्टडी करने वाले हैं जो कि सभी पेपर में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं में से पेपर में आने वाले भी हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जी के एमसीक्यू हम पढ़ लेते हैं, जी के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो सही जवाब है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। याद में से रख लेना है 1885 में। अब अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो वो था बॉम्बे में। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो बॉम्बे में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब है वेमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का जो वाइसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो वो था 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो वो थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो वो बेलगाम में हुए एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, जो कि 1924 में हुआ था। अगला प्रश्न है स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किया गया था। तो इसका सही जवाब है 1906 में कलकत्ता में। स्वराज शब्द का जो प्रयोग है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, उसमें उपयोग किया गया था स्वराज शब्द का। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन यानी नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन जो 1906 कलकत्ता में हुआ था, कांग्रेस का विभाजन, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका सही जवाब है 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न है पहली बार जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो इसका सही जवाब है 1911 कलकत्ता। जो 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान है। अगला प्रश्न है पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो वो है 1896 में कलकत्ता में हुए अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज यानी यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे जॉर्ज ह्यूज कांग्रेस के प्रथम
अध्यक्ष यानी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही जवाब है अंबिका चरण मजूमदार ने की थी 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जे.बी. कृपलानी, याद में इसे रख लेना है, जे.बी. कृपलानी थे 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो वो थी 1931 में हुए कराची के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते का समर्थन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो वह अधिवेशन था कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था। तो उसमें गांधी इरविन समझौते का समर्थन कांग्रेस ने किया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के इतिहास में पहली बार गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन कौन सा था? तो वो था फैजपुर अधिवेशन, याद रखना है फैजपुर अधिवेशन जो कि 1937 में हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो इसका सही जवाब है 1938 में की थी, हरिपुरा के में की थी पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? तो वो 1916 में हुए अधिवेशन में जो कि लखनऊ में हुआ था, वहाँ पर लोकमान्य तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसके सुझाव पर किया गया था? तो वो था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दिया गया था, सुझाव पर। अब कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद थे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था कहा था? तो वो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपिक अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी की संस्था कहा था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सो गाइज एक आंसर का करेक्शन कर लेना क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन था कि कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका सही जवाब था 1907 सूरत के अधिवेशन में हुआ था। याद में रख लेना है, ये रॉन्ग है, ये कलकत्ता में नहीं था, ये था 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल के बीच में। सो अब हम जीके क्वेश्चंस देखते हैं बंगाल विभाजन पर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर में पूछने के लिए। सो पहला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस ब्रिटिश वायसराय ने की थी? तो सही जवाब है लॉर्ड कर्जन ने। याद में रख लेना है, बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो लॉर्ड कर्जन वायसराय ने की थी। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो वो तिथि थी 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन प्रभावी किस तिथि से हुआ था? तो वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो वो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया आंदोलन था। तो स्वदेशी आंदोलन का मतलब था कि स्वदेशी चीज़ों को ही अपनाना, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना था। अगला प्रश्न है कि 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में किस रूप में मनाया जाता है?
तो मनाया गया था, तो वो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है कि विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की राजधानी किसे बनाया गया था? तो वो ढाका को बनाया गया था। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की जो राजधानी है वो ढाका को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कहाँ से की गई थी? तो सही जवाब है वो कलकत्ता टाउन हॉल से की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा है वो कलकत्ता टाउन हॉल से की गई थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो वो किया गया था 1911 में। दिल्ली दरबार के समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने की थी? तो वो था किंग जॉर्ज पंचम। किंग जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो था सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर था विभाजन के समय में बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था अमार सोनार बांग्ला। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर 16 अक्टूबर को किस रूप में मनाया गया? तो वो रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई थी 16 अक्टूबर के दिन। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो वो अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेशी बांधव समिति की जो स्थापना है वो अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। अगला प्रश्न है कि विभाजित बंगाल के पश्चिमी भाग में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो पश्चिमी भाग में थे बंगाल, उड़ीसा और बिहार। बंगाल, उड़ीसा और बिहार थे पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का जो नेतृत्व है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो वो स्वदेशी आंदोलन के समय में वंदे मातरम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? तो वो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कारों का जो सुझाव है सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अगला प्रश्न है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? याद में रख लेना, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब अगला प्रश्न है कि स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में कब अपनाया गया? तो वो 1905 के बंगाल विभाजन के विरुद्ध में अपनाया गया था स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार। अगला प्रश्न कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सही जवाब है चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है वो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। अगला प्रश्न है 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले थे कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के समय भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? तो वो थे सेंट जॉन ब्रॉड्रिक। सेंट जॉन ब्रॉड्रिक थे भारत सचिव बंगाल विभाजन के समय में। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1906 में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 1906 में। सो गाइस अब बात करते हैं मुस्लिम लीग पर आधारित जीके एमसीक्यू जो कि पेपर में आता है।
पहला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। बंगाल विभाजन के बाद में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो वो हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे आगा खान। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसे दिया जाता है। तो वो नवाब सलीमुल्लाह खान को दिया जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग का मुख्यालय शुरू में कहाँ बनाया गया था। तो वो था लखनऊ में। मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था वो शुरू में लखनऊ में था। अगला प्रश्न है 1906 में आगा खान के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधिमंडल किस वाइसराय से मिला था। तो वो मिला था लॉर्ड मिंटो से। याद रखना है 1906 में आगा खान के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधिमंडल जो है वो लॉर्ड मिंटो वाइसराय से मिला था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की मांग की थी। तो वो 1908 में की थी मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन मंडल की मांग। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। तो इसका सही जवाब है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में किस वर्ष शामिल हुए थे। तो वो हुए थे 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ। तो वो हुआ था 1916 में। याद रखना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता है वो 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के प्रथम वार्षिक अधिवेशन यानी 1907 की अध्यक्षता किसने की थी। तो वो था एडमजी पीर भाई। एडमजी पीर भाई ने की थी मुस्लिम लीग में के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला प्रश्न है जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे कब पेश की थी। तो इसका सही जवाब है 1929 में। जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे जो है वो 1929 में पेश की थी। अगला प्रश्न है कि पहली बार दो राष्ट्रों का सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दिया गया था। तो वो था लाहौर के अधिवेशन में जो कि 1940 को हुआ था। उस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों का सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी दी गई थी। अगला प्रश्न है कि 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो वो था फजलुल हक। फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव। अगला प्रश्न पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका सही जवाब है चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था। तो वो था 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। तो वो था 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। तो वो था कराची 1943 के मुस्लिम अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है किसने मुस्लिम लीग को अंग्रेज़ों की सुरक्षा वाल्व कहा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद रखना कि किसने मुस्लिम लीग को अंग्रेज़ों की सुरक्षा वाल्व कहा था। इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग को अंग्रेज़ों की सुरक्षा वाल्व कहा था।
अगला प्रश्न है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने। मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कायदे आजम की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना किसने की थी? तो वो था अमीर अली ने। मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना किया था अमीर अली ने। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। स्वतंत्रता के समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। सो गाइज अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट पर आधारित जीके एमसीक्यू जो कि पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है। तो 1919 में रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 वर्ष में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम क्या था? तो वो था एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट कहते थे रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट को भारत में किस नाम से जाना गया? तो वो है काला कानून। महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था और जनता भी इसे काला कानून कहती थी। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना था रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य। अब अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो था सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट ने रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कि न अपील, न वकील और न दलील का कथन किस कानून से संबंधित है? तो वो रॉलेट एक्ट के कानून से संबंधित है। सो इसकी खासियत ये थी रॉलेट एक्ट की कि इसमें ना कोई अपील कर सकता है, ना ही कोई वकील कर सकता है और ना ही अपने कोई दलील दे सकता है। डायरेक्ट जेल में डालने की यहाँ पर इस कानून में रखा गया था। अब रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी ने किस तिथि को रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया? तो वो था 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह करने का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है कि पंजाब में किन दो नेताओं की गिरफ्तारी के कारण रॉलेट एक्ट का विरोध तेज हुआ? तो वो था डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों की गिरफ्तारी के कारण रॉलेट एक्ट का जो विरोध है वो तेज हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था? तो वो था शंकरन नायर। रॉलेट एक्ट के विरोध में शंकरन नायर ने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल के लिए कौन सा संगठन बनाया था? तो वो था सत्याग्रह सभा। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल के लिए सत्याग्रह सभा का संगठन बनाया था। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक जेल में रखा जा सकता था? तो वो था 2 वर्षों तक। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था। अब अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो वो थे स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है किस घटना को गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? तो वो रॉलेट सत्याग्रह को गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। अगला प्रश्न रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा किस दिन आयोजित की गई थी? तो वो दिन था 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट को कब वापस लिया? तो वो दिन था 1922 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट को वापस लिया। अगला प्रश्न है
जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग गठन किया गया था? तो वो था हंटर आयोग। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो वो था माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर रोलेट एक्ट के समय पंजाब का गवर्नर था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को रोलेट सत्याग्रह के दौरान कहाँ गिरफ्तार किया गया था? सही जवाब है पलवल में, जो कि हरियाणा में स्थित है। वहाँ पर गांधी जी को रोलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने रोलेट एक्ट को निवारण हत्या की संज्ञा दी थी? तो सही जवाब है एडविन मॉन्ट्यूगी ने। एडविन मॉन्ट्यूगी ने निवारण हत्या की संज्ञा दी थी रोलेट एक्ट को। अगला प्रश्न है, द सेडिशन कमेटी का संबंध किससे था? तो वो रोलेट एक्ट से था सेडिशन कमेटी का संबंध। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। रोलेट एक्ट के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट ने भारतीयों के किस मौलिक अधिकार पर हमला किया था? तो अधिकार था अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है को समाप्त कर दिया था, यानी उस पर हमला किया था रोलेट एक्ट में। सो गाइज, अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड पर। ये क्वेश्चन और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछे जाते हैं 100% क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पर। पहला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना पंजाब के किस शहर में हुई थी? तो वो शहर था अमृतसर में, जो कि पंजाब में स्थित है। अमृतसर में हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो वो था जनरल रेजिनाल्ड डायर। जनरल रेजिनाल्ड डायर द्वारा दिया गया था जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो था माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगला प्रश्न है, लोग जलियांवाला बाग में किस त्यौहार के लिए इकट्ठे हुए थे? तो वो बैसाखी के त्यौहार के लिए इकट्ठे हुए थे। ये भी याद में अच्छी तरह से रख लेना है कि पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्यौहार के दिन हुआ था, यानी जिस दिन हुआ था उस दिन कौन सा त्यौहार था? तो वो बैसाखी का त्यौहार था। अब अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस दे दी थी नाइटहुड की उपाधि। अगला प्रश्न है, जलियांवाला के यानी गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसर ए हिंद की जो उपाधि थी, उस उपाधि को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में त्याग दी थी। अगला प्रश्न है कि सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो वो था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का गठन किया था सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। अगला प्रश्न है कि हंटर कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो वो 8 सदस्य थे टोटल। हंटर समिति में 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। अगला प्रश्न है कि हंटर कमेटी के 3 भारतीय सदस्य कौन थे? तो वो थे चिमनलाल सितवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद। ये 3 लोग थे हंटर कमेटी में, 3 भारतीय सदस्य। वैसे तो टोटल 8 थे, लेकिन 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज की तरफ से थे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी अलग समिति बनाई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है उसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। अंग्रेज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अलग से समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि हंटर रिपोर्ट ने जनरल डायर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला था? तो उनका निष्कर्ष था कि उनका कार्य केवल एक कर्तव्य की भूल थी। ऐसा कहा था हंटर रिपोर्ट ने जनरल डायर के बारे में कि उनके सिर्फ कर्तव्यों की भूल थी, यानी उन्हें सज़ा नहीं दी गई थी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स
ने जनरल डायर को किस नाम से पुकारा? तो वो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। ब्रिटिश संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश संसद के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर को कहा था ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। अगला प्रश्न है कि लंदन में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो वो थे उधम सिंह ने। लंदन में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने जनरल डायर को अमृतसर में सेना की मदद की थी? तो वो हंसराज ने की थी। याद में रख लेना है कि हंसराज भारतीय ने जनरल डायर को अमृतसर में सेना की मदद की थी। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड चैमफोर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय में भारत का जो वाइसराय था वो था लॉर्ड चैमफोर्ड। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग संपत्ति मूल रूप से किसकी थी? तो वो थी पंडित जल्ला की। जलियांवाला बाग संपत्ति मूल रूप से पंडित जल्ला की थी। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग में स्मारक यानी मोन्यूमेंट का उद्घाटन कब किया गया था? तो वो है 1961 में किया गया था जलियांवाला बाग में स्मारक का उद्घाटन। अगला प्रश्न है शहीद उधम सिंह ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? तो वो रखा था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम रखा था उधम सिंह ने अपना नाम बदलकर। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग कांड किस बड़े नेता का तत्कालीन कारण बना? तो वो असहयोग आंदोलन का एक तत्कालीन कारण बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब गाइस बात करते हैं असहयोग आंदोलन पर, क्योंकि ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से किस तिथि को शुरू हुआ था? तो वो तिथि था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन शुरू होने के दिन ही किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक की। ये याद में रख लेना है। जब असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? तो वो कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में की गई? तो वो नागपुर अधिवेशन में की गई थी असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1920 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो वो कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने। अब अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो उसका कारण था रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत का मुद्दा। तो ये तीनों था कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी इसका कारण था, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण। अगला प्रश्न है आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो 3 लोग थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और सी राजगोपालाचारी, और ये तीनों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी की उपयुक्त सभी ने। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी वाराणसी में। असहयोग आंदोलन के दौरान वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ, जिसका विरोध असहयोग आंदोलनकारियों ने किया था? तो वो है 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो वो था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो कि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था, इसी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस तिथि को हुआ था? तो वो हुआ था
4 फरवरी 1922 को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो वो स्थित है गोरखपुर में। चौरी चौरा वर्तमान के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा किस स्थान पर की थी। तो वो की थी बारदोली में। गांधी जी ने बारदोली में असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। अब अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया। तो वो था 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को आधिकारिक रूप से समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन वापस लेने पर किसने इसे राष्ट्रीय आपदा कहा था। तो वो थे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रीय आपदा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर। अगला प्रश्न है किस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना गया। तो वो असहयोग आंदोलन को माना गया था हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा मौका। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा कब दिया था। तो वो था 1920 में दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था 1920 में। अगला प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में किस पार्टी की स्थापना की थी। तो वो पार्टी था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। अब अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाने को किसने निष्ठुर बर्बादी कहा था। तो वो कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था विदेशी कपड़े को होली जलाने के मतलब अगेंस्ट में थे, यानी उन्हें निष्ठुर बर्बादी कहा था। अगला प्रश्न है कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के लिए की गई थी। तो वो था असहयोग आंदोलन के लिए की गई थी। सो याद में रख लेना। और इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने की थी, क्योंकि जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी दिन लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु हुई थी और उन्हीं की याद में उन्होंने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था। तो वो था लॉर्ड चैमफोर्ड। याद में रख लेना है, असहयोग आंदोलन के समय भारत का जो वाइसराय था वो था लॉर्ड चैमफोर्ड। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था किस आंदोलन की एक शाखा माना जाता है। तो वो खिलाफत और असहयोग आंदोलन की एक शाखा माना जाता है मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज का अर्थ क्या था। तो वो था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। ब्रिटिश का साम्राज्य रहेगा लेकिन खुद का शासन चलेगा, ये मतलब था असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज का मतलब। याद में से रख लेना है। सो गाइज अब हमारा अगला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन पर GK MCQ, जो कि इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो पहला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से किस देश के खलीफा के समर्थन में चलाया गया था। तो वो था तुर्की। तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी। तो वो हुई थी 1919 में। खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। तो वो था मोहम्मद अली और शौकत अली को। मोहम्मद अली और शौकत अली को दिया जाता है खिलाफत आंदोलन शुरू करने का श्रेय, जिसे अली बंधु भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था बॉम्बे मुंबई में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन है वो बॉम्बे में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो सही जवाब है महात्मा गांधी जी को चुना गया था 23 नवंबर 1919 में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। तो सही जवाब है हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से स्वराज पाने के लिए।
गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसीलिए किया था कि हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से स्वराज पाने के लिए। अगला प्रश्न है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर 100 वर्षों में भी नहीं मिलेगा कहा था? तो वो थे महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि खिलाफत आंदोलन जो है वो हिंदू और मुसलमानों को एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर है जो कि 100 वर्षों के बाद भी नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो वो थे हकीम अजमल खान ने। हकीम अजमल खान ने पदवी त्याग दी थी खिलाफत आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के विरोध में कौन सा भारतीय नेता था? तो वो था मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय। ये दोनों नेता थे किसके खिलाफ? खिलाफत आंदोलन के खिलाफ। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ कौन सी अपमानजनक संधि की गई जो खिलाफत आंदोलन का कारण बनी थी? तो वो था सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ, वो अपमानजनक संधि थी जो खिलाफत आंदोलन का कारण बनी थी। अगला प्रश्न है खिलाफत दिवस पूरे भारत में कब मनाया गया? तो वो था 17 अक्टूबर 1919 को। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि तहरीक ए खिलाफत पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो संपादन किया था मौलाना अबुल कलाम ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था तहरीक ए खिलाफत पत्रिका का संपादन। अगला प्रश्न है अली बंधुओं ने कौन सा समाचार पत्र निकाला जो खिलाफत का मुख्य पत्र बना? तो वो अल हिलाल और कामरेड। अल हिलाल और कामरेड ऐसे दो समाचार पत्र निकाले थे जो कि खिलाफत का मुख्य पत्र बना था। अब अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को एक साथ जोड़ा गया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है 1920 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन के दौरान केरल में कौन सा प्रसिद्ध विद्रोह हुआ? तो वो मोपला का विद्रोह हुआ था। खिलाफत आंदोलन के दौरान मोपला का विद्रोह हुआ था केरल राज्य में। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे क्यों समाप्त हो गया? तो उसका कारण था तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खलीफा पद की समाप्ति के कारण खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है कि तुर्की में खलीफा पद को आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया? तो वो 1924 में समाप्त किया गया था। तुर्की में खलीफा पद को 1924 में समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस नेता ने कहा था कि खिलाफत आंदोलन धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि खिलाफत आंदोलन जो है वो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन की जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी थे खिलाफत आंदोलन की जांच समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खिलाफत के प्रचार के लिए कौन सा अखबार शुरू किया था? तो वो था अल हिलाल। अल हिलाल नाम का समाचार पत्र शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खिलाफत के प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है कि खिलाफत घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो वो जनवरी 1920 में खिलाफत घोषणा पत्र जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने खिलाफत आंदोलन को राजनीति का इस्लामीकरण कहा था? क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो वीडी सावरकर ने भी और मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ये तीनों ने कहा था कि राजनीति का इस्लामीकरण कहा था खिलाफत आंदोलन को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी ने। अब अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन के पतन के बाद भारत में कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई? तो वो उपयुक्त हुई थी
सांप्रदायिक दंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दूरी और हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, ये 3 हुए थे खिलाफत आंदोलन के पतन के बाद में। भारत की स्थिति ये 3 हो गई थी, सांप्रदायिक दंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की दूरी और हिंदू मुस्लिम एकता में कमी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी चीज़ें हुए थे भारत में खिलाफत आंदोलन के बाद में। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, टॉपिक के साथ में आज हमने पढ़ा। तो ये सभी टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहें।